हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम अपना जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एक का टॉपिक है जिसका बाकी सारी चीज़ों से उतना कोई लेना देना नहीं है। पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं इसीलिए मैंने उनके जो अभी तक कंप्लीट कराया है उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, नोट्स के लिए आप दिए गए टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम में जाएंगे, नोट्स देखेंगे। और नोट्स तभी काम आएंगे आपके जब आप पिछले सारे सेशंस कर लिए होंगे। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम रमा शर्मा, योर एजुकेटर ऑन कैरियर गोल्स। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को तो लाइक ज़रूर करें, शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ में तो शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछले 8 लेसन्स को आप जो है प्लेलिस्ट में जाके सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाली जो प्लेलिस्ट आपको यहाँ ऊपर दिख रही है उस प्लेलिस्ट में जाके आप जो है यहाँ पर पिछले 8 लेसन्स को देख लें। यूनिट 1 में एक टॉपिक है जिसका नाम है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंसेस। ये टॉपिक नंबर 1 हम कंप्लीटली कर चुके हैं, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये सारा का सारा मैंने करा दिया है, इसके नोट्स भी दे दिए, एकदम इन डेप्थ नोट्स दिए हैं। इतना अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो, एक एक चेंज जो यूरोप के अंदर हुआ है वो कराया है, इमरजेंस कैसे हुए सोशियोलॉजी का ये कराया, मॉडर्निटी क्या है, कैसे रिलेटेड है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी से, ये कराया है। और आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक को, जिससे कि आपका ये पूरा का पूरा एक सेगमेंट और ख़त्म हो जाएगा। बाद में बचेगा सेगमेंट नंबर 2, ठीक है, जो हम अगले सेशंस में करने वाले हैं। अच्छा, एक न्यूज़ और है आप लोगों के लिए कि कल से मैं आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड एनालिसिस करूँगे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी। ठीक है, आप कह सकते हैं सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे करंट अफेयर्स का। ठीक है, हो सकता है कुछ पुराने भी हों, हाल फिलहाल के पिछले मंथ्स के, हो सकता है कुछ करंट हो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं कंट्री के अंदर उससे हमारी सोसाइटी कैसे प्रभावित है और सोशियोलॉजी के अंतर्गत किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अभी तक मैंने ये इसलिए नहीं कराया था क्योंकि फर्स्ट यूनिट थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है ना कि आपको एक आइडिया लग जाता है किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंसेस। बाकी के सारी चीज़ें जो है मैंने आपको करा दी हैं, मीनिंग करा दिया है, सोशियोलॉजी का स्कोप अभी बचता है तो वो मैं आपको कराऊंगा आगे। एवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हो चुका है, ये रह गया है अभी। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेज रह गया अभी। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंसेस आज हम करने वाले हैं। अभी तक के सेशंस में कोई भी आपको यदि डाउट हो तो कृपया करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम में भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में प्योरली मैंने सारे नोट्स डाले हुए हैं पहले से ही, तो कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंसेस। सोशियोलॉजी तो चलो हमें पता है, इट इज़ दी सोशल साइंस which studies the interrelationship of human beings and individuals, ठीक है, इन दी सोसाइटी। और इसको आप इसी बात को आप बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी कह सकते हैं। मुद्दा ये है कि कॉमन सेंस क्या है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं क्या है कॉमन सेंस, व्हाट इज कॉमन सेंस। हाँ जी, कॉमन सेंस किसको कहते हैं? तो कॉमन सेंस की एक छोटी सी परिभाषा है। परिभाषा क्या है, मतलब हिंदी में इसको व्यवहार बुद्धि कहते हैं। व्यवहार बुद्धि यानी कि मतलब नॉर्मली आम आम जो है लोगों के आम जो है लोगों का क्या लॉजिकल सेंस होता है, या लॉजिकल सेंस भी नहीं होता है तो किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं ना सेंसिबल वे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम द एबिलिटी। कल को कोई पूछे तो ये मनुष्य की वो गुण है टू मेक गुड डिसीजंस, टू मेक गुड डिसीजंस, गुड और सेंसिबल भी। कॉमन सेंस कहते हैं ना, अरे यार इस बात में क्या डिफाइन करने की, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कॉफ़ी ऑर्डर करी है, ठीक है, कॉफ़ी ऑर्डर करी है, कॉफ़ी ऑर्डर करने मतलब जो वेटर है वो आया आपसे ऑर्डर लेके चला गया। अब आप पहली बार किसी कैफ़े में गए थे और पहली बार जब आप कैफ़े में गए आपने कॉफ़ी ऑर्डर करी, आप उसने आपसे पूछा भी नहीं कुछ भी, सर मीठी लेंगे फीकी लेंगे,
आपने बोला यार, आप अपने दोस्त के साथ थे जो अक्सर कॉफ़ी कैफ़े में आता जाता रहता है, आपने अपने दोस्त को बोला, ये मान लीजिए ये ए है ये बी है, ए ने बी को बोला अरे यार इसने तो पूछा ही नहीं, ये कहीं मीठी ना बना ले, मुझे तो डायबिटीज़ हो रही है, ठीक है हो रखी है, तो मैं तो मीठा नहीं पीता हूँ। तो बी बोलेगा यार ये कॉमन सेंस की बात है कि वो शुगर नहीं डालेगा, ठीक है वो शुगर नहीं डालेगा, वो आपके लिए शुगर लेके आएगा। इवन जो अच्छे कैफ़ेज होते हैं वहाँ पर वाइट शुगर भी लेके आते हैं, ठीक है, और ब्राउन शुगर वो ठीक है समझते हो ना, ब्राउन शुगर, वो वाला ब्राउन शुगर नहीं जो ड्रग्स वाला है, ठीक है शुगर आती है ब्राउन वाली, तो जिसमें मतलब जो वाइट शुगर से जो हम आमतौर पे घरों में चीनी खाते हैं उससे ज़्यादा अच्छी होती है, कैलोरीज कम होती हैं इसमें। तो आपका दोस्त जो बी है वो आपको बताएगा यार ये कॉमन सेंस की बात है, वो तुमसे पूछेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो आपके लिए वाइट शुगर ब्राउन शुगर लाएगा, ठीक है। अब आपको फीकी कॉफ़ी पीनी है तो आप फीकी कॉफ़ी पियो, ठीक है। अब आपको वाइट शुगर वाली कॉफ़ी पीनी है तो आप वाइट शुगर वाली कॉफ़ी पियो, ब्राउन शुगर वाली पीनी है ब्राउन शुगर वाली पियो, ठीक है। वाइट वाली पी के ब्राउन शुगर का जो पैकेट है वो आपको घर ले जाना है, आप वो ले जाओ, कैसे भी कर लो। मतलब ये क्या है, एबिलिटी है, ठीक है। ये एबिलिटी है जहां पर आप सेंसिबल चीज़ें करते हैं, सेंसिबल डिसीजंस ले सकते हैं या सेंसिबली बिहेव करते हैं, और टू बिहेव इन अ सेंसिबल वे, ठीक है, इन अ सेंसिबल वे। अब जैसे कि अब आपने बहुत देखा होगा, एक और एग्जांपल देते हूँ, जब हम जंगल वाले रास्ते से जा रहे होते हैं गाड़ी, पहाड़ी रास्तों में जहाँ कोई जंगल होता है, जहाँ पर कोई रिजर्व की टाइगर रिजर्व हो या इस तरीके की कोई रेंज होती है, वहाँ पर लिखा होता है बोर्ड्स पे कि कृपया बंदरों को खाना ना डालें। क्यों? क्योंकि हमारा एज ए इंडियन सोसाइटी हमारी ना एक आदत है, अच्छा बंदर दिख रहे हैं ये तो हनुमान जी का अवतार है, तो क्या करो हनुमान जी का रूप है, इनको केला खिला दो, चना खिला दो। अब ऐसे चक्कर में क्या होता है कि आपके ये जो बंदर है ना ये बहुत ज़्यादा कभी कभी सड़कों पे आ जाते हैं ये खाने के लिए, और जब ये सड़कों पे आ जाते हैं तो इससे ना ट्रैफिक हो जाता है, ट्रैफिक लग जाता है, और या मतलब जो लोग पैसेंजर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब ये है कि ये कॉमन सेंस की बात है कि जब आप रास्ते में जा रहे हैं तो आप इस तरीके से बंदरों को खाना ना डालें, ठीक है। ये आपका सेंसिबल डिसीजन होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। तो इट इज़ द एबिलिटी टू मेक गुड सेंसिबल डिसीजन और टू बिहेव इन अ सेंसिबल वे, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया हो तो कुछ लोग, अब जैसे कॉमन सेंस में क्या होता है, कुछ लोग जो है जजमेंट है, कॉमन सेंस क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस हमको एक जजमेंट मेकिंग पावर देता है, ठीक है। जजमेंट बेस्ड ऑन अ सिंपल परसेप्शन यानी कि ये तो आम धारणा है, ठीक है। सिंपल परसेप्शन, ये कॉमन सेंस पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो पॉजिटिव सेंस में था। सिंपल परसेप्शन कि लोगों का मानना है, परसेप्शन यानी कि लोगों का मानना है, और ऑफ अ सिचुएशन और फैक्ट, किसी भी सिचुएशन, ऑफ अ सिचुएशन। इसके लिए ना हम लोग एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमेशा ही कोट करते हैं, जैसे कि आप जंगल में थे, ठीक है, आपके दोस्त ने आपको बोला हुआ था, कहानियों में भी बचपन में आपने सुना हुआ था कि भालू जो है मरे हुए व्यक्ति को नहीं खाता, ठीक है। अब आप जंगल में थे, ये व्यक्ति मान लो सी जंगल में फंस गया था, अब जंगल में फंसा और सामने इसने देखा भालू, तो ये आके चुपचाप, अब ये इसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, और जब इसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता तो इसने क्या है, सांस रोक के ये खड़ी हो गया, सांस रोक के खड़ा हो गया, इसको लगा कि भालू तो मेरे को नहीं खाएगा। ये क्या है, ये इसका जजमेंट था, जजमेंट बेस्ड ऑन सिंपल परसेप्शन, आम धारणा, सिंपल धारणा अवधारणा के बेसिस पर इसने एक जजमेंट बनाया कि मैं सांस रोक के खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ी देर भालू मेरे को सूंघेगा, उसको लगेगा कि ये व्यक्ति तो सांस ही नहीं ले रहा, मुर्दा है, और ये चला जाएगा इन अ सिचुएशन और अ फैक्ट, ठीक है। ये है आपका कॉमन सेंस। लेकिन ये कॉमन सेंस किस दिन फेल होएगा, ये कॉमन सेंस फेल हो जाएगा उस दिन जिस दिन भालू को 3 दिन से भूख लगी हुई होगी, ठीक है। भाई किसी को पता थोड़ी है कि भालू खाएगा या नहीं खाएगा, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। और किसने ऐसा बताया जाके, जिसने भी कहानियों में, किंवदंतियों में हमने ये सुना है, किसी ने जाके एक्सपीरियंस थोड़ी ना किया है ये चीज़ को, और जब जाके एक्सपीरियंस नहीं किया है ये चीज़ को, तो भाई हो सकता है भालू 4 दिन से भूखा हो, वहीं तुम्हारा मतलब कबाब बना के खा जाए, तो उसी दिन फिर तुम बताने के लिए भी नहीं बचोगे कि भैया ये कॉमन सेंस फेल हो गया। समझे कि नहीं समझे। अब कॉमन ये टॉपिक पढ़ने के लिए, अब मैं आपको एक दो चीज़ें बता देती हूँ, ये टॉपिक पढ़ने के लिए आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत बाद में ना हो, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, ये टॉपिक आप पढ़ेंगे यहाँ से, क्या है मैम,
ये आपकी चैप्टर 1 है सोशियोलॉजी का, एनसीईआरटी का, क्लास 11th का, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। ये चैप्टर मैंने आपके लिए टेलीग्राम में डाल दिया है, ठीक है, टेलीग्राम में आप देखेंगे। ये सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा इस टॉपिक को करने के लिए, प्लस अब तक के जितने भी हमने चीज़ें करी हैं उनको करने के लिए। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वगैरह क्या होती है ये मैं अभी आपको बता दूंगा आगे वाले सेशंस में। तो इसमें कहाँ पर है, कहाँ पे हमको पढ़ने के लिए मिलेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। लास्ट में आपको एक वो भी मिलेगा जिसमें वर्ड्स वगैरह, ग्रॉसरी कहते हैं जिसको, ठीक है, जिसमें वर्ड्स और मीनिंग्स लिखे होते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी क्या है ये ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे हम पीटर बर्गस के बारे में पढ़ते हैं, और वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगे भी, ठीक है। इफेक्टिव कंपैरिजन किस तरीके से इन्होंने किया सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे कॉमन सेंस के बारे में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और जब आपको कॉमन सेंस के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा तो आप एनसीईआरटी से बढ़िया, मतलब भाई ये क्लास 11th के लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 11th के लेवल से आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से, शांत और बेहतरीन तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया होगा। समझे कि नहीं समझे। तो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा, और चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम में, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज करके इन्होंने अलग से एक टॉपिक भी दे रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आज के पीडीएफ में कवर करी हुई हैं, जो इसमें है वो भी, जो इसमें नहीं है वो भी, बहुत मतलब इससे ज़्यादा ही कवर किया है, बट आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, कॉमन सेंस लोग किस तरीके से लगाते हैं उस चीज़ का। पावर्टी, पावर्टी यानी कि गरीबी, गरीबी को लेके नेचुरलिस्टिक अप्रोच, नेचुरल अप्रोच यानी कि कॉमन सेंस, नेचुरल अप्रोच यानी कि कॉमन सेंस वाली अप्रोच क्या होती है। नेचुरल अप्रोच ये होती है गरीबी को लेके कि पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर एफ्रेड ऑफ वर्क। जनरली हम यही कहते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि मतलब सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि काम नहीं करना चाहता होगा इसलिए गरीब है, ठीक है। कम फ्रॉम प्रॉब्लम फैमिलीज, ठीक है, या फिर ये ऐसी फैमिली से आता होगा जिसमें पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम है, या फिर ये अनेबल है इसको बजट बनाना, मतलब इसको जितना कमा रहा है उतना प्रॉपरली खर्च करना और बजट बनाना, सेविंग करना नहीं आता होगा, ये भी हो सकता है। या फिर ये सफ़र कर रहा होगा, इसका दिमाग कम होगा, ठीक है। सफ़र फ्रॉम लो इंटेलिजेंस, ये हमारी नेचुरल के कुछ व्यू पॉइंट होते हैं, कॉमन सेंस होते हैं, जब हम ये कहते हैं कि पावर्टी, गरीबी क्यों है, ठीक है। ये लो इंटेलिजेंस का व्यक्ति होगा, ठीक है, इसमें जॉब्स चेंज करने की वो नहीं है, कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि अपनी कार्य क्षमता को और बढ़ाए, शिफ्टलेसनेस है। अगर वही चीज़ का हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ठीक है, पावर्टी यानी कि गरीबी का, तो सोशियोलॉजी कहती है कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति गरीब इसीलिए है कि वो काम नहीं करना चाहता, कामचोर है, निकम्मा है, ठीक है, या फिर उसको अकल नहीं है, ठीक है, यही बातें कहते हैं ना हम जनरली। सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ये कहती हैं कि कंटेम्प्रेरी पावर्टी, आजकल की जो पावर्टी है वो काफ़ी चीज़ों की वजह से हो सकती है, जैसे कि इट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी इन दी क्लास सोसाइटी। हो सकता है कि ये जो हमारी क्लास सोसाइटी है ना, क्लास सोसाइटी जहाँ हम अपर मिडिल क्लास, ठीक है, हाई क्लास, इन सब की बात करते हैं, और क्लास सोसाइटीज़ के बीच में जो इनइक्वालिटी का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की वजह से पावर्टी कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय दोज जो कि इरेगुलरिटी ऑफ वर्क से या लो वेजेस से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो भाई जो एक रिक्शे वाला है उससे ज़्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता, ठीक है, उससे ज़्यादा मेहनत काम तो कोई नहीं करता। या एक व्यक्ति जो मंडी में, अनाज मंडी में, फल मंडी में गोनियाँ उठाता है, गोनी मतलब बोरी उठाता है, सुबह से शाम तक लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, उससे ज़्यादा मेहनत का काम तो कोई नहीं करता, ठीक है, शारीरिक मेहनत की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी वो गरीब है। क्यों गरीब है? इरेगुलरिटी ऑफ वर्क, कभी काम है कभी काम नहीं है, लो वेजेस हैं, जितना भी उनका काम है उनकी वेजेस बहुत कम है। तो कंटेम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं, वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को देखते हैं जहाँ पे आपका कॉमन सेंस जो है एकदम क्या हो जाता है, खराब, मतलब एकदम खत्म हो जाता है। कॉमन सेंस में हम ये कहेंगे कि अच्छा इस मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपका पर्स चुरा लिया, कोई युवा लड़का था और वो आपका पर्स चुरा के भाग गया, तो हम जनरली ये बोलेंगे कि मतलब ये चोर है। लेकिन हो सकता है कि उसका कोई पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट्स या पेरेंट्स में से कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो और उसके पास पैसा नहीं हो, ठीक है, या दवाई खरीदने का पैसा नहीं हो,
तो देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, और आज हम इसी चीज़ की बात करेंगे। तो कृपया करके इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस जो है, आपका चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो उसको पढ़िएगा। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में इंटेलेक्चुअल आइडियाज क्या लगे थे, वो सब चीज़ों की जिक्र यहाँ पे है जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं इग्नू के नोट्स। इग्नू के नोट्स में यूनिट नंबर 9 है, इसको भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी। यहाँ पे भी आप कॉमन सेंस, अगर आपको इग्नू के नोट्स में कॉमन सेंस पढ़ना है तो आपको इस यूनिट में मिलेगा, रिलेशनशिप विद कॉमन सेंस। तो यहाँ पर ये पूरी यूनिट में आपको जो है रिलेशनशिप मिलेगा कॉमन सेंस का और सोशियोलॉजिकल आइडियोलॉजीज का। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे इग्नू से। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, कि बच्चे पूछते हैं कि इग्नू में कहाँ से पढ़ना है, तो भाई टॉपिक के हिसाब से पढ़ो, पूरी इग्नू नहीं पढ़नी है आपको। टॉपिक देखो कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डर्कहाइम ने क्या कहा, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट में 3 सोशियोलॉजिस्ट का नाम आता है, एमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। ये 3 सोशियोलॉजिस्ट हैं जो, इनकी क्या थ्योरीज हैं कॉमन सेंस के बारे में, ये सारी चीज़ें आप यहाँ इग्नू से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें आपको आपके नोट टेलीग्राम में मिल जाएंगी। समझे कि नहीं समझे? अब अगर समझ गए तो वो पीपीटी पे चलें जो मैंने आपके लिए बनाई है और हम वहाँ पर बात करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, पॉवर्टी एंड नेचुरलिस्टिक और सोशियोलॉजिकल। आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन सेंस मैंने बताया आपको, तो कॉमन सेंस क्या है, ये एक एबिलिटी है जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे लोग जजमेंट बना लेते हैं। ठीक, जजमेंट बना लेते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में। कॉमन सेंस वो है, कॉमन सेंस कोई भी लगा सकता है, एनीवन एंड एवरीवन। लेकिन अगर बात करें सोशियोलॉजिकल थिंकिंग की, तो सोशियोलॉजिकल थिंकिंग हर कोई नहीं लगा सकता, वो रिसर्चर और एकेडमिक्स ही लगा सकते हैं, एकेडमिशियन ही लगा सकते हैं। यानी कि पॉवर्टी की बात करें तो गरीबी है क्योंकि कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, ये हर कोई बोल सकता है। लेकिन गरीबी है क्योंकि वेज इनइक्वालिटीज़ हैं, गरीबी है क्योंकि क्लास डिवीज़न बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें आपको रिसर्चर रिसर्च करके बताते हैं, अपनी स्टडीज़ में बताते हैं। कॉमन सेंस हर कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता है। जैसे आपका दोस्त जंगल में गया, उसको भालू ने नहीं खाया सांस बंद करके, वो खड़ा हुआ था और भालू ने नहीं उसको खाया। तो उस दोस्त को क्या पता कि भालू हो सकता है पहले किसी को खा के आया हो, भालू का पेट भरा हुआ हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर शेर ने आपको नहीं खाया, आपको छोड़ दिया, इसका मतलब हो सकता है ना शेर ने आपसे ज़्यादा भयंकर और विशाल शरीर वाले व्यक्ति को या जानवर को अभी अभी खाया हो, अपना लंच डिनर किया हो। तो हो सकता है आप तो आके कह दोगे जंगल के बाहर कि भैया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे को शेर ने नहीं खाया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अमावस की रात को मुझे भूत दिखा, वहाँ उस पेड़ के नीचे भूत है। हो सकता है कि किसी और को ना दिखे। ठीक है, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे होता है कॉमन सेंस। ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजी जो लगती है वो बॉडी ऑफ नॉलेज के हिसाब से लगती है। कॉमन सेंस आप जनता को या दूसरों को कैसे बताते हैं, वाया स्टोरीज। ठीक है, कॉमन सेंस पूरी मतलब सोसाइटी में स्टोरीज के थ्रू जाता है, जबकि यहाँ पर रिसर्च के थ्रू रिजल्ट्स जो आपको मिलते हैं, रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च, वो आपको जो है यहाँ पर डेटा देते हैं कि किस तरीके से कोई चीज़ समाज में हो रही है। ओपिनियन एजम्पशन यहाँ पे आपके बना सकते हैं, यहाँ पर आपके ओपिनियन एजम्पशन नहीं होते, ओपिनियन एजम्पशन सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव मेथड्स यूज करते हैं यहाँ पर हम, जिसका मतलब जो है डेटा और फैक्ट से रिलेटेड ही बातें हैं, उनका कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर केयरफुल रिकॉर्ड रखे जाते हैं हर ऑब्जर्वेशन के जो सोसाइटी में हो रही है, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने क्या देखा, लीजेंड्स क्या कहते हैं, रूमर्स क्या कहते हैं, उन सब पे कही सुनी बातों पे कॉमन सेंस बनता है लोगों का। ठीक है, कन्वर्सेशंस के थ्रू, बातचीत के थ्रू लोगों का एक कॉमन सेंस बनता है, लोगों के एक स्टीरियोटाइप बनते हैं। ठीक है, लोगों के एक स्टीरियोटाइप बनते हैं कॉमन सेंस के थ्रू। ठीक है, स्टीरियोटाइप के थ्रू कॉमन सेंस बनता है, जैसे कि मतलब लड़कियां गर्ल्स आर वीकर देन बॉयज़, ये एक स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप के थ्रू लोगों के दिमाग में ये कॉमन सेंस भर गया है कि हाँ लड़कियां कमज़ोर ही होती हैं। ठीक है, तो जब तक आप उसको ब्रेक थ्रू नहीं करोगे, जब तक आप ऐसे एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे, तब तक लोगों का कॉमन सेंस जो है बना ही रहेगा। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो भी मिलती है, जो डेटा है, उसको टेस्ट किया जाता है अदर सोसाइटीज़ के ऊपर भी कि वो वहाँ पर क्या है, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है सुपरफिशियली भी कॉमन सेंस बना सकते हैं, मतलब यानी कि रिलीजियस बेस्ड कॉमन सेंस भी बना सकते हैं। ठीक है,
तो अगर जैसे सपने में आपको सांप दिख गया तो आप मंडे को क्या करोगे, जाके दूध चढ़ाओगे, सांप को दूध पिलाओगे, इस तरीके की चीज़ें सुपरफिशियल भी यहाँ पर ये हो सकता है। यहाँ पर व्हाट इट सीम्स टू बी, जो दिखता है वही जो है आप मान लेते हैं। यहाँ पर जो दिखता है उसको डेटा के हिसाब से वेरीफाई किया जाता है सोशियोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत। ये क्वांटिटेबल और क्वालिटेटिव दोनों ही तरीके का होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव, ये आगे जब हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अब हम एक एक करके इस चीज़ों को पढ़ते हैं कि कॉमन सेंस क्या है। कॉमन सेंस को अगर और अच्छे से डिफाइन करूं तो मैंने यहाँ पे नोट्स में डाला हुआ है कि कॉमन सेंस इज डिफाइन एज अ रूटीन नॉलेज, जो आपकी दिनचर्या मतलब बेसिक नॉलेज होती है, ठीक है, दैट पीपल हैव ऑफ देयर एवरीडे वर्ल्ड एंड एवरीडे एक्टिविटीज, मतलब आम जो चीज़ें आप देखते हैं उनके बारे में जो आपको नॉलेज है वो सब, ठीक है। तो चंद्रमा क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है? भाई चंद्रमा तो चंद्रमा है, हमको कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो बचपन में हमको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, जो हमारे मम्मी पापा हमें थोड़ा बहुत बता देते हैं हमें वही पता होता है। लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, जब आप देखते हो कि हाँ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, उसके पीछे एक यहाँ पर उसकी वजह से भी आपको चंद्रमा का जो है छोटा और बड़ा रूप देखने के लिए मिलता है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर आके फिर आपकी जो नॉलेज है वो वेरीफाइड होती है। तो कॉमन सेंस ये है कि मतलब दैनिक अपने जीवन में आपको चीज़ों के बारे में क्या आप सोचते हैं, किस तरीके से उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से रिलेटेड आप बिहेव करते हैं, ठीक है। ये नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपका, ये इंडिविजुअलिस्टिक भी हो सकता है, यानी कि तुम्हारा कॉमन सेंस मेरे कॉमन सेंस से अलग हो सकता है। समझे कि नहीं समझे भाई? हो सकता है कहते हैं ना कि अरे यार तेरे में तो कॉमन सेंस भी नहीं है, यानी कि मुझ में कुछ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का कॉमन सेंस मेरे अंदर है, वो किसी और के अंदर शायद हो या ना हो, वो एक अलग बात है। इसको हम ग्रांटेड नॉलेज कहते हैं। इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज। टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब कि हाँ ये वैसी नॉलेज है जिसको बस आपने ऐसे मतलब सीख लिया है, देख लिया है, जो किसी ने कह दिया आपने मान लिया, वैसा वाला। इसको अनएग्जामिन्ड किया हुआ है, आपने कभी भी इस चीज़ को एग्जामिन नहीं किया, कहीं सुनी बातों को आपने मान लिया, किसी तथ्य से रिलेटेड जो बातें हैं कहीं सुनी वही आपने मान लिया, उसको कभी एग्जामिन नहीं किया, तो कॉमन सेंस इज अनएग्जामिन्ड, ठीक है। लेकिन कॉमन सेंस की एक बहुत ही अच्छी खास बात है, क्या? कॉमन सेंस मैम ऐसा तो है नहीं कि सोशियोलॉजिस्ट के अंदर नहीं होता होगा। सोशियोलॉजिस्ट भी क्या है, सोसाइटी का ही हिस्सा है, बचपन से उनके अंदर भी कोई हर चीज़ को लेके कॉमन सेंस तो कुछ ना कुछ होगा ही, बचपन से सोशियोलॉजिस्ट नहीं होंगे। तो ये जो कॉमन सेंस है ना, ये जो कॉमन सेंस है, आप इसको पूर्व अवधारणा की तरह भी कह सकते हैं, प्रीजुडाइज भी कह सकते हैं। जैसे आपकी जो पूर्व अवधारणा है, ठीक है, पूर्व अवधारणा जो है उससे आप आगे चल के क्या कर सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर सोशियोलॉजिकल रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि समाज में लड़कियों को वरीयता कम क्यों है, लड़कों को ज़्यादा क्यों है, ठीक है, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, तो इसके बारे में कुछ कुछ लोगों का कुछ कुछ मानना होगा। अब एक सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा, लोगों की जो मानना है, लोगों का जो अवधारणा है, उन पॉइंट्स को उठाएगा और फिर रिसर्च करेगा चीज़ों के ऊपर, और फिर देखेगा कि हाँ ये इसमें से कौन से पॉइंट सही हैं, कौन से पॉइंट्स गलत हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिफरेंस क्यों है, ठीक है, उसका जो आप कह सकते हैं पीछे का रीज़न पैट्रियार्की है या मैट्रियार्की है, क्या है वो रीजंस यहाँ पर। तो कॉमन सेंस बेसिकली कहने का मतलब है, कॉमन सेंस बनते हैं बेसिस ऑफ एनी सोशियोलॉजिकल रिसर्च। समझे कि नहीं समझे? एनी सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर द सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, और यहाँ पर जो है हम कॉमन सेंस को कंसीडर करते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर जब भी हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उस पॉइंट उस सोसाइटी के उस एस्पेक्ट के बारे में क्या कॉमन सेंसिकल नॉलेज सोसाइटी के अंदर है, उस नॉलेज को उठाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, आगे उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे। और जब सोशियोलॉजी पॉजिटिविज्म के पास आ जाती है, यानी कि कॉमन सेंस के बहुत करीब आ जाती है, ठीक है, तो कॉमन सेंस को जो है मतलब सोशियोलॉजी जो है जब पॉजिटिविज्म के पास आती है, कॉमन सेंस को तभी आप डिस्कार्ड कर देते हो। पॉजिटिविज्म यानी कि आपकी सोशियोलॉजिकल थॉट्स में जब आपके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, वो दिखते हैं आपके समाज में कि हाँ हमारी ये इन्वेस्टिगेशन है, हमारा ये रिसर्च है और वही चीज़ें हमें समाज में वही कारण दिख रहे हैं, तो उस समय हम कॉमन सेंस को डिस्कार्ड कर देते हैं। एंटी पॉजिटिविस्ट जो हैं वो कॉमन सेंस को ज़्यादा
इंपॉर्टेंस देते हैं। अब पॉजिटिविज्म और एंटी पॉजिटिविज्म क्या है, ये सोशियोलॉजी की दो आप कह सकते हैं शाखाएं हैं, शाखाएं ऐसे सोशियोलॉजिस्ट की, जो कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जो पॉजिटिविज्म को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पॉजिटिविज्म को नहीं मानते। तो जो पॉजिटिविज्म को मानते हैं उनमें सबसे बड़ा और पहला नाम है अगस्त कॉम्टे का। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अब जो है हमने कॉमन सेंस देख लिया, हमने समझ लिया कॉमन सेंस क्या है। इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे नोट्स रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो कॉमन सेंस इज द प्रीजुडाइस इन द स्ट्रिक्ट सेंस। प्रीजुडाइस मतलब पूर्व अवधारणा। स्ट्रिक्ट सेंस में अगर आप बात करें तो कॉमन सेंस का मतलब है कि जो आपने पहले से सोचा हुआ है, किसी ने आपको बोला हुआ है, समाज में आपके वही चलता है, ठीक है। प्रीजुडाइस इसको हम पूर्व अवधारणा कहते हैं, ठीक है, पूर्वाग्रह भी कहते हैं, ठीक है, पूर्वाग्रह। समझे कि नहीं समझे? तो सोशियोलॉजी इज यूनिक। आप अपने आंसर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, मैंने उसी तरीके से लिखा भी हुआ है कि सोशियोलॉजी, बहुत सारे सोशल साइंसेज हैं हमारे पास, उन सब में यूनिक है क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, वो ओवरलैप करता है बाकी आपकी एवरीडे की लाइफ से, ठीक है। एवरीडे की लाइफ, जैसे कि आपके सोशल रिलेशनशिप क्या हैं, आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, आपके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या हैं आपकी सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स के। इसीलिए सोशियोलॉजी को कभी कभी हम कॉमन सेंस के इक्वल भी रख देते हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है, सोशियोलॉजी इज इक्वेटेड विद कॉमन सेंस, इसीलिए हम कॉमन सेंस को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार हम सोशियोलॉजी, सोशल स्टडी को, समाज की सोशल स्टडीज़ को जो है हम कॉमन सेंस के बराबर रख लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पहली आयरनी यही है कि ये जो इक्वेशन है ना, सोशियोलॉजी इज इक्वल्स टू कॉमन सेंस, ये गलत है, ये कंप्लीट सेंस में सही नहीं है। कॉमन सेंस इज समथिंग सिंपल, ठीक है, समथिंग सेल्फ एविडेंट जो आपने खुद ही मान लिया हो। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि कॉमन सेंस इज रियली क्वाइट अ प्रोफाउंड एंड पावरफुल फिनोमिना, ठीक है। दिस इज अ बिग मिस्टेक फॉर कॉमन सेंस, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी लैंग्वेज, आम भाषा में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन सेंस एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसी स्किल है जो कि नेचुरली आती है। नेचुरली इन द सेंस कि जिस समाज में आप देख रहे हैं उस समाज के तौर तरीकों को देखते हुए आपके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ों से लेकर कुछ कुछ चीज़ों को लेकर एक दिमाग में एक थॉट प्रोसेस बन जाता है। और ये कोई सिखाता नहीं है, इट इज़ विदाउट बीइंग टॉट, और इसी को कह सकते हैं कॉमन सेंस। हो सकता है कि ये फिजिकल वर्ल्ड में ट्रू हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा सही होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो कि अनटॉट हैं, अनटीचेबल हैं। जैसे कि अब बाइसिकल सिखाना, साइकिल सिखाना, एग्जाम्पल के लिए ये इसको सिखाया नहीं जा सकता। आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगी। कोई आपको बस बता देगा कि हाँ बेटा बैठना है, पैडल मारने हैं, हैंडल पकड़ना है, बैलेंस बनाना है, लेकिन कोई सिखाएगा नहीं ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोशल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अनटीचेबल होती है, लेकिन सोशल वर्ल्ड में नो अनटॉट स्किल्स, जहाँ पे सोसाइटी हमको हर चीज़ सिखाती है जो आज हमको पता है, एक्सेप्ट दैट समटाइम इट ऑल्सो इरेजेस द साइंस ऑफ इट्स टीचिंग। कहने का मतलब है कि जो भी आज हम सीख रहे हैं, जो भी हमें समाज के बारे में, हमें जो भी ज्ञान है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी बहन के बच्चे आए हैं तो आपको उन्हें कुछ विदा देनी है, ये हमने देखा है, ये हमने करते हुए देखा है, अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है। तो ये चीज़ें हमको जो है पता है, ये चीज़ें हमें हमारे समाज ने सिखाई हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारे समाज ने सिखाई हैं। तो सोशल वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो अनटॉट हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हाँ कि कई बार हमें कह के कराई जाती है कुछ चीज़ें और कई बार हम देखते देखते ही सीख जाते हैं। तो कॉमन सेंस इज व्हाट? कॉमन सेंस इज प्रीजुडाइस, ठीक है, पूर्वाग्रह है। इट इज ऑलवेज ऑलरेडी इन प्लेस, ये हमेशा पहले से ही होता है समाज में। एंड हार्ड एट वर्क लॉन्ग बिफोर वी मेक एनी कॉन्शियस जजमेंट। बिना सोचे समझे हम कोई भी जजमेंट कर दें तो वो कॉमन सेंस के बेस पे करते हैं, लेकिन जब हम सोच समझ के हर चीज़ को एनालाइज करके जजमेंट करते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें कॉमन सेंस हो सकता है। आपको आपका कॉमन सेंस भी साइड में रख के चीज़ें एनालाइज करके जो है क्या किया जाए, आप जजमेंट लो। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि भैया इसके साथ काम करना ही नहीं है। लेकिन कॉन्शियस जजमेंट ये है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है तो एक दो बार आप अगर झुक जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे आप बिजनेस करने बैठे। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि कॉन्शियस जजमेंट से करी जाती हैं। ये सब पढ़िएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ये भी कहा जाता है ना, है ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन।
कॉमन सेंस किसमें नहीं होता? जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटी बच्ची हो क्या, वो जो छोटी बच्ची है उसमें कॉमन सेंस नहीं होगा, वो जो छोटा बच्चा है उसमें कॉमन सेंस नहीं होगा, या फिर जो मेंटल पेशेंट्स हैं, ठीक है, दिमागी रूप से बीमार हैं, उनको कॉमन सेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, नॉर्मल सोशल लाइफ इम्पॉसिबल होती है यदि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, अगर हम एक दूसरे से अपने आइडियाज़, अपने एजम्पशंस जो हैं दुनिया के बारे में शेयर नहीं करते, तो सोशल लाइफ पॉसिबल नहीं थी, नॉर्मल सोशल लाइफ। तो जैसे कि नॉर्मल सोशल लाइफ में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो अपने अजम्पशन, अपने आइडियाज शेयर नहीं कर रहे हैं, जैसे 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसके अंदर कॉमन सेंस उतना नहीं होगा। लेकिन अब जैसे मान लो बच्चे को आप बोलोगे बेटा प्रेस मत छूना, आप उससे जल जाओगे अगर गर्म प्रेस है, बच्चा नहीं समझेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस ही नहीं है उसको, आप अपने आइडियाज़ को शेयर ही नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ, अगर एक बार वो हाथ लगा देगा और जल जाएगा, उसके अंदर दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। अब जो फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी है, फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम आगे आके पढ़ने वाले हैं, लेकिन कॉमन सेंस के बारे में जितनी भी रिलेटेड टर्म्स हैं, जितनी भी रिलेटेड सोशियोलॉजिस्ट हैं, मैंने यहाँ आज के ही सेशन में कंप्लीट कराना उचित समझा है। फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी अप्रोच करती है उस कॉमन सेंस को जिसको कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। रिस्पेक्ट यानी कि ऐसा कॉमन सेंस जो एकदम सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के कहीं ना कहीं आसपास हो, इमेंसली पावरफुल हो, ठीक है, इमेंसली पावरफुल हो, समाज के हर लाइफ के एस्पेक्ट को एनकोड और डिकोड करने के लिए। तो ये इस तरीके से जो फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं वो कॉमन सेंस को मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं फिनोमिनोलॉजिकल, एंटोनियो ग्रैम्स्की, ठीक है, एंटोनियो ग्रैम्स्की, ही वॉज द फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने कॉमन सेंस टर्म को यूज किया, ठीक है, कॉमन सेंस टर्म को इन्होंने यूज किया पर्टिकुलरली, ये पहले ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि कॉमन सेंस क्या है। कॉमन सेंस उन लोगों, अब जैसे भाई सोशियोलॉजी किस लोगों ने शुरुआत किया इसका, जो फिलोसफर्स थे, ठीक है। तो ग्रैम्स्की कहते हैं कि कॉमन सेंस फिलॉसफी है उन लोगों की जो नॉन फिलोसफर्स हैं। ऐसे लोग जो नॉन फिलोसफर्स हैं यानी कि आम आदमी, आम लोगों की फिलॉसफी है कॉमन सेंस, समझे। इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ द नॉन फिलोसफर्स, जो फिलोसफर्स तो नहीं है लेकिन उनकी मानना है, उनका पूर्वाग्रह है, उनकी प्रीजुडाइस है, उनकी थॉट प्रोसेस है, उनका सिद्धांत है, उसी को कहते हैं क्या, ठीक है, उसी को कहते हैं कॉमन सेंस। तो इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सेंस यूज़ किया, ठीक है, इन्होंने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सेंस जो है ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते हैं अपने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चीज़ को बताते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम शूटिंग योर क्लास, ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शंस में डालिएगा व्हेन द क्लास इज प्रीमियर्ड, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे ग्रैम्स्की और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। ग्रैम्स्की कहते हैं एम्बॉडीड इन द पॉपुलर लैंग्वेज रिलीजन और रिलीजन से जुड़े हुए फॉकलोर्स, ठीक है, रिलीजन और रिलीजन से जुड़े हुए फॉकलोर्स। तो यहाँ पर कॉमन सेंस इज द कियोटिक कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स एंड एटीट्यूड। कि रिलीजन में हो सकता है, देखो हर रिलीजन के ना अपने बिलीव्स होते हैं, हर रिलीजन के अपने बिलीव होते हैं। एक रिलीजन में कोई एक चीज़ हो सकता है कॉमन सेंस बनाती हो, लेकिन दूसरे रिलीजन में शायद वो चीज़ कॉमन सेंसिकल नहीं हो, ठीक है। हर रिलीजन में आप अलग चीज़, आप जैसे आपने एक मूवी देखी है पीके, आप उसका यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, आप ये लाइन लिख के ना उसका उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एक उसमें गाना है ना, भगवान है कहाँ रे तू, ठीक है, ओ खुदा है कहाँ रे तू। तो जैसे मंदिर में जब एंटर करते हो, मस्जिद में जब एंटर करते हो तो आप जूते चप्पल उतार के एंटर करते हो, लेकिन वहीं जब आप चर्च में जाते हो तो आप शूज़ पहन के जा सकते हो। मंदिर में जब आप जाते हो तो वहाँ पर मदिरा जो है काफ़ी सारे मंदिरों में चढ़ाई जाती है, काफ़ी सारे मंदिरों में निषेध है, ठीक है। लेकिन जब आप मस्जिद में जाते हो तो आप शराब लेके नहीं जा सकते हो, लेकिन वहीं जगह आप चर्च में जाओगे तो आप वहाँ लेके जा सकते हो। मंदिर में आप धूप बत्ती जलाते हो और चर्च में आप जो है मोमबत्ती जलाते हो, कैंडल्स जलाते हो। तो हर जगह पर ये चीज़ अलग है। और रिलीजन क्या है, रिलीजन इज अ सोशल इंस्टीट्यूट,
ठीक है, आपके एक यूनिट भी है रिलीजन एंड सोसाइटी, समझे कि नहीं समझे। तो कॉमन सेंस इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स। लेकिन इसका जो पावर स्ट्रक्चर है, जिस भी रिलीजन की बात करोगे उस रिलीजन में इसका पावर स्ट्रक्चर काफी प्रिवेलिंग है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। हो सकता है कि किसी एक रिलीजन में कोई चीज बहुत ज्यादा मानी जाती हो लेकिन दूसरे रिलीजन में वो मार्जिनलाइज्ड हो, बहुत नाम मात्र के लिए लोग मानते हो या नहीं मानते हो। ठीक है, तो कॉमन सेंस जो है रिलीजन के अंदर इट सर्व्स टू बाइंड द मॉरल कंडक्ट। आपका जो रिलीजियस कॉमन सेंस है ये आपको बांध के रखता है आपके मॉरल कंडक्ट से टू द नॉर्म्स ऑफ द सोशल ग्रुप। जिस सोशल ग्रुप में, जिस रिलीजियस ग्रुप से आप जुड़े हुए हो उसके नियम कायदे कानून से आपको बांध के रखता है। ठीक है, फ्रॉम द इंडिविजुअल दे बिलोंग्स टू एंड बेंड्स दीज नॉर्म्स देमसेल्फ टुवर्ड द डोमिनेंट आइडियोलॉजी। ग्रैम्स्की ने यहां पर यही बताया, ठीक है, कि ग्रैम्स्की नोशन ऑफ कॉमन सेंस ये कहता है, ये रेस्क्यू करता है मार्क्सिस्ट थ्योरी को। मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी है उसको ये रेस्क्यू करता हुआ दिखता है। जैसे कि मार्क्स ने यही कहा, मार्क्स ने एक क्या दिया था, कार्ल मार्क्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस। फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या है ये फॉल्स कॉन्शियसनेस, ये हम आगे वाले सेशंस में जानेंगे जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पर हमें लगता है कि हम कॉन्शियस हैं, हमको सब कुछ पता है, लेकिन हम एक भ्रम में ही जी रहे होते हैं, एक बुलबुले के अंदर है, वो बुलबुला कभी भी फट सकता है, दैट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो जैसे कि रिलीजियस जो आपके कॉमन सेंस है ये भी क्या है, फॉल्स कॉन्शियसनेस ही तो है कि भाई एक प्लेस ऑफ रिलीजियस, एक रिलीजियस प्लेस है जिसमें आप जूते पहन के जा सकते हो, शूज पहन के जा सकते हो, फुटवेयर्स पहन के जा सकते हो। एक प्लेस ऑफ रिलीजियस, एक रिलीजियस प्लेस है जिसमें आपको शूज चप्पल जूते अपने बाहर उतारने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, हर एक का अपना अपना मानना क्यों है। इट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोशियोलॉजिस्ट। मेन एडवांटेज कॉमन सेंस का यहाँ पर क्या रहता है जो कि सोशियोलॉजिस्ट के फायदे में रहता है, जिससे कि सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करी जाए। सोशियोलॉजिस्ट जो हैं यहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ी मेन एडवांटेज ये है कि इट इज नॉट, कॉमन सेंस इज नॉट अ सिंगल सीमलेस मोनोलिथ। कॉमन सेंस जो है कोई सिंगल मोनोलिथ, सिंगल एक बड़े विशाल पत्थर की तरह नहीं है। यहाँ पर हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में, सोसाइटी टू सोसाइटी, क्लास टू क्लास, सोशल ग्रुप टू सोशल ग्रुप, कॉमन सेंस चेंज होते रहते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, एवरी अप्रोच सोशल ग्रुप, कोई भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हो, वो अपना खुद का ओन सेंस प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज सेल्फ एविडेंटली राइट, उनके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। एक जो ब्रॉड माइंडेड फैमिली है वो लव मैरिज या लिव इन को बुरा नहीं मानती, लेकिन वहीं एक यदि कंजर्वेटिव फैमिली है तो वो उसको बुरा मानती है, उनके लिए वो कॉमन सेंसिकल थॉट ही गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब सोशियोलॉजी की जो पोजीशनिंग है एज अ क्रिटिक ऑफ कॉमन सेंस, कि सोशियोलॉजी को हम कैसे मतलब कहते हैं कि नहीं यार कॉमन सेंस जो है गलत है, उसके लिए सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, समाज में क्या हो रहा है वो ज़्यादा जानना जरूरी है। तो पोजीशनिंग सोशियोलॉजी एज अ क्रिटिक ऑफ कॉमन सेंस हमें एक्सपोज करके देती है टू द रिस्क दैट वी विल बिगिन टू थिंक ऑफ कॉमन सेंस एज समथिंग दैट इज नेसेसरली रॉन्ग और फॉल्स, समथिंग ऑलवेज इन द नीड ऑफ करेक्शन। ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि सोशियोलॉजी जो है क्रिटिक है, ठीक है, क्रिटिसाइज करती है कॉमन सेंस को, हमको बताती है, एक्सपोज करती है कि हम उस रिस्क में हैं यदि हम ये मानते हैं कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज सब कुछ सही है, ठीक है, तो हम रिस्क में जी रहे हैं। ये नेसेसरली रॉन्ग भी है और फॉल्स भी है। सम टाइम कॉमन सेंस को भी करेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, कॉमन सेंस को भी सम टाइम करेक्शन की ज़रूरत होती है। पीपल हैव ऑलवेज ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्टेड अपॉन सोसाइटीज, लोग हमेशा सोसाइटी को ही देखते हैं और सोसाइटी को ही सोसाइटी से ही सीखते हैं, और सोसाइटी जो भी करते हैं उसमें उनका समाज रिफ्लेक्ट होता है। कहते हैं ना कि बच्चा स्कूल में जो भी हरकत कर रहा है कि इससे पता चलता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको क्या परवरिश दी होगी, तुम्हारा परिवार कैसा होगा। परिवार यानी कि परिवार इज अ यूनिट ऑफ सोसाइटी, फैमिली इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, आप किस सोशल ग्रुप में रह रहे हो, उस किस तरीके के ग्रुप ऑफ पीपल में रह रहे हो, तो आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज एविडेंट इन राइटिंग ऑफ फिलोसफर्स, या फिर जो रिलीजियस टीचर्स हों या जो लेजिस्लेटर्स जिन्होंने कानून बनाए हैं, ठीक है, जो किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी इपोक के हों,
सबने यही बताया कि लोग ही क्या करते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये एक इंसान का गुण होता है, इट इज़ अ ह्यूमन ट्रेड, ह्यूमन क्वालिटी है कि अपने बारे में सोचे, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचे, बाई नो मीन कन्फाइंड टू फिलोसफर्स। उसको कोई फर्क नहीं है फिलोसफर्स क्या कह रहे हैं, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स क्या कह रहे हैं, वो सबसे पहले अपने समाज के बारे में सोचेगा, समाज किस तरीके से चल रहा है उसके बारे में सोचेगा। ऑल ऑफ अस जो है, हम लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसे ही आइडिया होते हैं जो हमारी एवरीडे की लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे की लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, सोसाइटी की लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। हाउएवर जब ऐसे ही आइडियाज़ को, ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस को हम देखते हैं, the observation and the ideas that sociology as a discipline makes about society, ये डिफरेंट होते हैं हमारे कॉमन सेंस से। तो कॉमन सेंस क्या है, इट इज द फिलोसफी ऑफ द नॉन फिलोसोफर्स। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये आप यहाँ पे पढ़िएगा, काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एम्पेरिकल स्टडीज करते हैं हम सोसाइटी के बारे में, तब जाके हमें पता चलता है सोशियोलॉजिस्ट जो कह रहे हैं वो कितना ज़्यादा सही है। तो हमारा फोकस जो है सोसाइटी के नॉर्म्स या सोसाइटी की वैल्यूज़ पे नहीं होता, हमारा फोकस इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के इंटरेक्शंस पे होता है। अब जैसे कि मैंने आपको एनसीईआरटी में भी दिखाया था, एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में ही इन महाशय का जिक्र हुआ है, पीटर बर्गर। ठीक है, पीटर बर्जर मेक्स एन अनयूजुअल बट इफेक्टिव कंपैरिजन टू मेक अ पॉइंट। ठीक है, इन्होंने सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच में क्या किया, एक अनयूजुअल, जो कि पहले कभी किसी ने नहीं किया था, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव कंपैरिजन इन्होंने करके दिया। इन्होंने क्या बताया कि इन एनी पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, जब भी कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लीजिए कि जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, या कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लीजिए जैसे कि रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, it is of advantage to capture the information used by intelligence organs of the opposing side। ठीक है, तो अगर हम अपोजिट साइड के इंटेलिजेंस ऑर्गन्स को, जैसे कि मान लीजिए कोई एजेंट मिल गया या कोई आपने कुछ साइट वेबसाइट हैक कर ली, उसकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना हमारे लिए हमेशा ही क्या है, एडवांटेजियस होता है। लेकिन दिस इज सो ओनली बिकॉज गुड इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ बाइसेस। ये तभी अच्छा होगा जब एक अच्छी इंटेलिजेंस, आपकी अच्छी इंटेलिजेंस क्या करेगी, उस सामने वाली इंफॉर्मेशन को बायस फ्री यूटिलाइज करेगी। यानी कि जैसे एक एग्जांपल भी इन्होंने दिया यहाँ पे कि इफ अ स्पाई, स्पाई मतलब एजेंट जो आपके होते हैं, ठीक है, does his her reporting in terms of ideology and ambition of his her superiors, his her reports are useless not only to the enemy if the latter should capture them but also to the spy's own side। यानी कि कोई अगर एक स्पाई ऐसा है, ठीक है, अब देखो कॉमन सेंस वाली बात, अगर कोई स्पाई, ठीक है, कोई भी जासूस ऐसा है जो रिपोर्टिंग कर रहा है आइडियोलॉजी के तहत, किसी आइडियोलॉजी के तहत, किसी पहले से ही किसी चीज़ को फॉलो कर, अब जैसे आइडियोलॉजी किसी की भी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, ठीक है, कोई मिलिट्री आइडियोलॉजी हो सकती है, अगर उसके तहत रिपोर्टिंग कर रहा है तो वो सिर्फ उसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए रिपोर्टिंग करेगा, अदर चीज़ें वो नहीं देखेगा, ना ही बताएगा। अगर ऐसे स्पाई को अगर किसी एनिमी ने कैप्चर भी कर लिया, तो ना तो वो एनिमी के लिए जो है स्पाई की इंफॉर्मेशन ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, ना ही स्पाई की खुद की साइड के लिए, अगर कैप्चर नहीं किया गया तो स्पाई की खुद की साइड के लिए भी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगी। द सोशियोलॉजिस्ट इज अ स्पाई। इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजिस्ट भी ऐसे ही स्पाई होते हैं, यानी कि जब भी कोई सोशियोलॉजिस्ट कोई भी सोशल इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसको फ्री ऑफ बाइसेस रहना होता है। यानी कि जो उसके बचपन से लेके उसने जिस सोसाइटी में, ठीक है, जिस सोसाइटी में वो रहा है, जिस सोशल ग्रुप में रहा है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी कुछ तो उसके भाई कॉमन सेंस उसके भी होंगे, क्योंकि व्यक्ति है, तो उसके जो कॉमन सेंस हैं, जब वो सोशल इन्वेस्टिगेशन करे तो अपने कॉमन सेंस को बस्ते में रख के आए, फ्री ऑफ बाइस रहे, ठीक है, किसी भी एक की साइड ना ले, तभी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो समाज के सोशोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो सोशियोलॉजी के काम की है, अदरवाइज उसकी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आई बात कि नहीं आई? कि अगर आप पहले से ही कुछ चीज़ सोच के चलोगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर चीज़ हो रही है, ठीक है, समाज में मैरिज को लेके अगर कोई पहले से ही थॉट प्रोसेस है और आप एक सोशियोलॉजिस्ट हो, आपने भी वही थॉट प्रोसेस दिमाग में रखा हुआ है, तो आप रिसर्च कर ही नहीं पाओगे। तो सोशियोलॉजिस्ट एक ऐसा स्पाई होता है, स्पाई की तरह होता है, जिसकी जॉब होती है टू रिपोर्ट एज एक्यूरेटली एज
ही और शी कैन अबाउट अ सर्टेन टेरेन। ठीक है, जैसे एक स्पाई एक टेरेन के बारे में सर्टेन होता है, किसी जगह के बारे में सर्टेन होता है, वैसे एक सोशियोलॉजिस्ट अपने पर्सनल बाइसेस को, अपनी पर्सनल एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट को साइड में रख के एक्यूरेट जो है इन्वेस्टिगेशन करे, तभी वो सोशियोलॉजी के काम किए। तो ये पीटर बर्गर ने बहुत अच्छी बात करी। इन्होंने इनकी बात से हमें एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे हमें बायस्ड नहीं होना है। यहां पर इसका मतलब है कि द सोशियोलॉजिस्ट अराइव्स एट मस्ट बी अराइव्ड एट थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन रूल ऑफ एविडेंस। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट को तभी जो है सारी चीजें कर लेनी चाहिए, ऑब्जर्वेशंस अपनी जो है नोट कर लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स ऑफ एविडेंस के तहत दैट अलाउ अदर्स टू चेक ऑन और टू रिपीट टू डेवलप हिज फाइंडिंग। एकदम एक्यूरेट फाइंडिंग करनी चाहिए किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी सोशल एस्पेक्ट के बारे में, सो दैट कल को फ्यूचर में अगर कोई दूसरा उसकी इस फाइंडिंग्स को रिपीट करना चाहे या फिर उसकी फाइंडिंग्स को एज रेफरेंस मान के कोई आगे स्टडी करना चाहे तो उसके लिए वो स्टडी फ्रूटफुल हो। तो देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल डिबेट सोशियोलॉजी के अंदर कि किस तरीके से सोशियोलॉजी नेचुरल साइंस है या ह्यूमन साइंस है। और क्योंकि सोशियोलॉजी के बीच में ये डिबेट रही है, डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड ह्यूमन साइंस, इसीलिए सोशियोलॉजी को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च से जोड़ा जाता है और यही आपकी यूनिट 2 है। ठीक है, सोशियोलॉजी एज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजीज की बात करेंगे, वही है आपकी यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने काफ़ी डेटा दिया हुआ है आपको। सोशियोलॉजी अपनी बिगिनिंग से ही अपने आप में साइंस मानी जाती रही है, काफ़ी सारे फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट इसमें पढ़ना है, जो हमें हाईलाइटेड पढ़ना है, बाकी सब तो आप पढ़ेंगे ही क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। यहाँ पर कॉमन सेंस के बारे में हम एक बात करते हैं। कॉमन सेंस इज अनरिफ्लेक्टिव। अनरिफ्लेक्टिव मतलब कि यहाँ पे डज नॉट क्वेश्चन ऑफ इट्स ओन ओरिजिन, कि कॉमन सेंस, अब ये जो भालू वाली बात है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई होगी, किसी ने आज तक जानने की कोशिश करी क्या? क्योंकि कॉमन सेंस इज मैम नेचुरल रीजन फॉर बिहेवियर। ठीक है, नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन क्या कहती है बिहेवियर की, कि भाई हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई नेचुरल रीजन होता है। ठीक है, कॉमन सेंस एक्सप्लेन करता है कि आप नेचुरलिस्टिक या इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, यानी कि हर व्यक्ति के किसी न किसी सर्टेन बिहेवियर के पीछे उसका कोई इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है खुद का, या कुछ नेचुरल बिहेवियर भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कॉमन सेंस की ओरिजिन कहाँ से हुई। किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई भी कॉमन सेंस, या इट डज नॉट आस्क इटसेल्फ। आप कभी अपने कॉमन सेंस से पूछते हो कि तुम्हारा ऐसा कॉमन सेंस क्यों है, या मेरा ऐसा कॉमन सेंस क्यों है? ठीक है, या मैं किसी को देखता हूं तो उसके बारे में एक पहले से ही थॉट बना लेता हूं, तो ऐसा क्यों है, वाई डू आई होल्ड दिस व्यू, कभी होता है? कभी ये सवाल नहीं होता, क्योंकि कॉमन सेंस इज कॉमन सेंस। ठीक है, तभी तो ये कॉमन है, तभी तो ये कॉमन है। इट दिस रियली सो, ऐसा ही है क्या? तो यहाँ पे जबकि सोशियोलॉजी के अंतर्गत सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चनिंग अप्रोच होती है, सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, और इसीलिए सोशियोलॉजी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी इज जनरेटेड बाय द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सोशियोलॉजिकल जो आस्पेक्ट, किसी भी एस्पेक्ट के बारे में कोई भी सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ना, वो पहले काफ़ी सारे क्या हैं, काफ़ी सारे सिस्टमेटिक अप्रोच से, क्वेश्चनिंग अप्रोच से निकल के आई होगी। तो ये अंतर है सोशियोलॉजी और इसके बीच का। अब कॉमन सेंस की जो नॉलेज है वो रेफर करती है उस नॉलेज को जो कि रूटीन है, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में है, प्रैक्टिकल है, आप एक्सपेरिमेंटल है, आप कुछ भी कह सकते हैं, जहाँ पे आप नेचुरल तरीके से इसको कर रहे हैं। इनकोहेरेंट है जो कि नेचर में। कॉमन सेंस व्यूज रिलाई ऑन परसेप्शन, आपके जो परसेप्शन है, जो आपके सोच है, विचारधाराएं हैं, आप उन पर रिलाई करते हो अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस। ठीक है, और ये परसेप्शन बनती कैसे? फॉर्म्ड विदाउट एनी रेफरेंस टू साइंटिफिक मेथड ऑफ कॉजेलिटी। साइंटिफिक मेथड ऑफ कॉजेलिटी मतलब कि आपका जो कॉजेलिटी मतलब कारण, ठीक है, इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, आपका कोई अगर इफेक्ट हुआ तो उसके पीछे का कॉज क्या था। तो कोई भी कॉमन सेंस जनरली, क्योंकि समाज में इतने सारे कॉमन सेंस है, हर किसी के पीछे का साइंटिफिक मेथड हर कोई नहीं खोज सकता। ठीक है, तो कॉमन सेंस जो है विदाउट एनी रेफरेंस टू साइंटिफिक मेथड है। ऑन दी अदर हैंड, जब आप नेचुरल साइंस की बात करो, सोशल साइंस की, सोशियोलॉजी की बात करो, तो सोशियोलॉजी गिव मोर अटेंशन टू द अंडरलाइंग कॉजेलिटी। यहाँ पे हम रीजन की, कॉज की बात जरूर करते हैं,
हम कोई सुपरफिशियल रिजेंबलेंस नहीं बनाते, कोई परसेप्शन नहीं बनाते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी बीइंग अ स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी, सोशियोलॉजी क्या है, सोशल एस्पेक्ट्स के रियलिटी की स्टडी है, इसीलिए देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज कोलैप्सिंग टू कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप फ्री फ्रॉम बाइसेस नहीं हुए, ठीक है, फ्री ऑफ बाइसेस, बाइस मतलब कि किसी एक चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को फेवर करना, अगर आप फेवरिज्म से बाहर नहीं हुए तो आपका जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज है ना वो कोलैप्स कर जाएगा कॉमन सेंस के अंडरस्टैंडिंग के साथ में। इसीलिए एक और सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है एंड्रे बैटले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंड्रे बैटले, इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस से अलग है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। इन्होंने कहा इट इज द बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट, सोशियोलॉजी क्या है, इट इज द बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स, डेटा, एंड नो मैटर हाउ लूजली हेल्ड टुगेदर, आप इस कॉन्सेप्ट को, मेथड को, डेटा को कितना भी हल्के में लो, ठीक है, फॉर विच कॉमन सेंस ऑफ इवन द मोस्ट एक्यूज्ड एंड वेल इन्फॉर्मेड काइंड कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट, यानी कि आप सोशियोलॉजी को, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को, सोशियोलॉजी एमसीडी कर लो, सोशियोलॉजिकल मेथड्स को, कॉन्सेप्ट्स को, डेटा को कितने भी हल्के में लो, फिर भी ये सोशियोलॉजिकल मेथड, कॉन्सेप्ट, डेटा, ठीक है, आपके कॉमन सेंस से ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। सोशियोलॉजिकल नॉलेज एम करती है जनरल की तरफ, इफ नॉट यूनिवर्सल, ठीक है, वेयरएज कॉमन सेंस जो है वो पर्टिकुलर होता है, लोकलाइज्ड होता है, हर किसी का अपना कॉमन सेंस हो सकता है, जबकि सोशियोलॉजिकल नॉलेज जनरल होती है, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है, जबकि कॉमन सेंस एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जाओगे तो बदलता हुआ दिखेगा, एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप में जाओगे बदलता हुआ दिखेगा, कॉमन सेंस आपको टाइम और प्लेस के हिसाब से बदलता हुआ दिख जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉमन सेंस इज हाईली वेरिएबल, हाईली वेरिएबल, ठीक है। और ये सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज में। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी हैज़ बीन टू शो, ये दिखाना कि भैया कॉमन सेंस कितना वेरिएबल है, कितना बदलता रहता है, ठीक है, हर किसी का कॉमन सेंस अलग हो सकता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज स्टूड इन डायरेक्ट अपोजिशन, ये एंड्रे बैटले ने कहा है, to each other in the initial years of foundation of sociology as a distinct discipline। लेकिन फिर जब हम पॉजिटिविज्म की फिलोसफी को पढ़ना चालू किए बाद में लेटर ऑन, तो जहाँ पे हम अगस्ट कॉम्टे को पढ़ते हैं, माइल डर्कहाइम को पढ़ते हैं, ठीक है, मैक्स वेबर को पढ़ते हैं, इन्होंने आर्ग्यू किया कि सोशियोलॉजिकल लॉज जो हैं, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो हैं, ये तब तक प्रोड्यूस नहीं करी जा सकती जब तक कि एक व्यक्ति के अंदर कॉमन सेंस नहीं होगा, समझे। थ्योरीज और लॉज कैसे प्रोड्यूस करोगे, आपने कॉमन सेंस से फ्री फ्रॉम बाइस रहना, लेकिन कॉमन सेंस देखना तो है ना भाई, कॉमन सेंस को रेफरेंस मान के तभी तो आप आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे। तो डर्कहाइम का जो आर्ग्यूमेंट था ये था कि डर्कहाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रीटिंग सोशल फैक्ट एज थिंग्स हैविंग एन ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस, ठीक है, कि हाँ सब कॉमन सेंस में सब्जेक्टिविटी है, लेकिन कॉमन सेंस को बेस मान के आप अपनी थ्योरी को, अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकते हो और सब्जेक्टिविज्म से ऑब्जेक्टिविज्म की तरफ आप बढ़ेंगे। तो ये है कॉमन सेंस से सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ आप बढ़ेंगे। तो ये पॉजिटिविस्टिक जितने भी आपके सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई कॉमन सेंस को अपन बेस मान सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको पॉजिटिव अप्रोच कहते हैं। ऑल दो सब्सक्राइबिंग जितने भी पॉजिटिविस्टिक अप्रोच से जुड़े हुए थे, अच्छा सब्सक्राइबिंग से याद आया कि जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। दे हैव कंप्लीटली डिस्काउंटेड द रोल ऑफ कॉमन सेंस, उन्होंने कॉमन सेंस का रोल काफ़ी कम कर दिया इन द सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी, ठीक है। पॉजिटिविस्टिक लोगों के लिए सोशल साइंस ऑफ सोसाइटी थी, बिगिनिंग ऑफ द सोशल साइंस ऑफ सोसाइटी सोशियोलॉजी थी, ठीक है। और स्टार्टिंग में इनके लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ज़्यादा थी, इट वाज अ सेल्फ कॉन्शियस, जो कि कॉमन सेंस को तोड़ के आगे निकल रही है परसेप्शन ऑफ रियलिटी की तरफ, ठीक है। अब एंड्रे बैटले और भी बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजिस्ट हैं जैसे कि डिथले हैं, डिल्थी हैं, मैक्स वेबर हैं, और सिंबॉलिक इंटरेक्शन में जीएच मीड है, मीड की थ्योरी आप पढ़ोगे, आई एंड मी की थ्योरी, ठीक है, सेल्फ और आई की थ्योरी, जी कूले हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सेंसिकल नॉलेज को सेंटर में रख के कॉमन सेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज इज सेंट्रल टू एल्फ्रेड स्ट्रुड्स फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच। कॉमन सेंस को जो है आपको सेंटर में रख के बेस बना के अपनी सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करी है। कॉमन सेंस नॉलेज जो है बेसिस था पीटर बर्गर के लिए भी, ठीक है, इसके अलावा ग्लुकमैन के लिए भी। ग्लुकमैन्स की जो जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी है उनकी बुक में है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, इस बुक में भी उन्होंने कॉमन सेंस को ही बेसिस मान के काम किया है, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पे, तो जितने भी एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हैं लाइक हैरोल्ड ग्रेफिनकिल हैं, ठीक है, इन्होंने भी कॉमन सेंस को यूज करके अपनी स्टडीज करी हैं। ठीक, इन्होंने भी कॉमन सेंस को यूज करके स्टडी ऑफ पीपल्स मेथड किया है, कंस्ट्रक्शनल सोशल रियलिटीज के ऊपर काम किया। एंटनी गिडेंस जिनकी आप बुक पढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन किताब है इनकी, इसके अंदर भी इन्होंने भी अपना जो है फोकस किया है कॉमन सेंसिकल नॉलेज को इन हिज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चराइजेशन। तो कॉमन सेंस के काफ़ी सारे पिटफॉल्स भी हैं, ठीक है, काफ़ी सारे फायदे भी। किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो, जितने भी फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजीज हैं, फेमिनिस्ट जो कि नारीवाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ऑफन, जैसे कि जिसमें हम पैट्रियार्कल नॉर्म्स की बात करते हैं, जिसमें हम डोमिनेंट थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हाँ कॉमन सेंस जो है वो एम्प्रिकल रियलिटी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए सोशल इन्वेस्टिगेशन जब हमने अलग से किए हैं, एम्प्रिकल रियलिटी जो है हमको रादर देन प्रॉब्लमेटिक मतलब जितनी भी प्रॉब्लमेटिक रियलिटी हैं वो हमको कॉमन सेंस के अलावा हमको एम्प्रिकल रियलिटी लगती हैं। वहाँ पे पैट्रियार्की के अलावा भी और सारी चीज़ें देखी गई हैं। मॉडल ऑफ द फैमिली कैसा है ये भी जो है ज़रूर देखा गया है। ये टैलकट पर्सन ने इसके ऊपर बात करी है, आपको यहाँ पे नाम भी मिलेगा। टैलकट पर्सन्स का जो मॉडल ऑफ द फैमिली है वो अज्यूम करता है कि विमेन टू परफॉर्म एक्सप्रेसिव रोल्स एंड मैन टू परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल रोल्स, कि विमेन के जो रोल हैं फैमिली के अंदर, मॉडल ऑफ फैमिली कैसा होना चाहिए, विमेन के रोल एक्सप्रेसिव होने चाहिए और व्यक्ति के पुरुष के जो हैं इंस्ट्रूमेंटल होने चाहिए। और ये जो फेमिनिस्ट स्कॉलर जो हैं यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पर मॉडल जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, दोनों के रोल इक्विवेलेंट होने चाहिए टू द मॉडर्न पैट्रियार्कल कॉमन सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। सोशियोलॉजिकल एनालिसिस सोशियोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करके, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके किया जाता है। और यहाँ पर कोई भी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हो, इस लाइन को आप अच्छे से याद रखिएगा, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कोई भी हो यूजिंग द साइंटिफिक, कितना भी साइंटिफिक मेथड आप यूज़ कर रहे हो, डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, ये ऑलवेज बी रूटेड इन दिस कॉन्सेप्शन। इनके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो ज़रूर होता है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्शन है ना, लोगों का कॉन्सेप्शन, ये कॉन्सेप्शन क्या है, ये लोगों के कॉन्सेप्ट हैं सोशल वर्ड को लेके, विच इज बेस्ड ऑन द शेयर्ड मीनिंग और कॉमन सेंसिकल नॉलेज, ये एंड्रे बैटले कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आप पढ़िएगा। सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंसिकल नॉलेज में मैंने आपको बताया है, इसके जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। एंड्रे बैटले के हिसाब से सोशियोलॉजी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉमन सेंस is not to suggest that कि sociology should seek to deliberately esoteric or accurate। इनका कहना है कि हाँ सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजी की जब आप स्टडी, मतलब कोई भी सोशल इन्वेस्टिगेशन करोगे तो वो बिना कॉमन सेंस के हो जाएगी। आपको कॉमन सेंस को बेस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं, देयरफॉर द सेंट्रल एम ऑफ सोशियोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड एंड इलेबोरेट ऑन पीपल्स कॉन्सेप्शन ऑफ द सोशल वर्ल्ड। लोगों के क्या कॉन्सेप्ट हैं उनके सामाजिक दुनिया में, सामाजिक जीवन में, विच इज बेस्ड ऑन शेयर मीनिंग्स ऑफ कॉमन सेंसिकल नॉलेज और सोशियोलॉजिकल एनालिसिस यूज्ड साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, और जो कि किसी न किसी कॉन्सेप्ट में लगे ही होते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे हैरोल्ड ग्रेफिन के हैं, टैलकोट पर्सन हैं, ठीक है, ये सब का जो है यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, आप पढ़िएगा इनको। अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है आप मुझसे पूछेंगे। तो समरी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कॉमन सेंस को लेकर, क्योंकि कॉमन सेंस से भैया हर साल मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही आता है। आप कभी का भी पेपर उठा लो, हर साल 10 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, इससे ज़्यादा मतलब बड़ा सवाल आता नहीं। तो आप थिंकर्स का व्यू, आप कॉमन सेंस के बारे में बताएंगे, आप फिर थिंकर्स का व्यू बताएंगे, डिफरेंसेस बताएंगे, इतना ज़्यादा जो है मैंने आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है। पीटर बर्गर ने क्या कहा, एंड्रे बैटले ने क्या कहा, थोड़ा थोड़ा आप वो भी बताएंगे, तो आपका जो है अच्छा खासा आंसर तैयार हो जाएगा। ग्रेम्स्की के बारे में बताएंगे कि उनका जो आइडिया है कॉमन सेंस का वो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करता है, तो तीसरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कॉमन सेंस के बारे में बताएंगे। अगर आपको डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो आप डिफरेंसेस ये लिख सकते हैं, क्या अंतर है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के अंदर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन किसी एक एग्जाम्पल को देके बताना हो तो आपके एनसीईआरटी ने खुद पॉवर्टी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका कॉमन सेंसिकल है और ये आपका सोशियोलॉजिकल अप्रोच है। तो एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे समरी की। तो पीटर बर्गर कहते हैं
कि द फैसिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी लाइज इन द फैक्ट दैट इट्स पर्सपेक्टिव मेक्स अस सी इन द न्यू लाइट द वेरी वर्ल्ड इन विच वी हैव लिव्ड आवर लाइव्स। पीटर बर्गर कहते हैं कि ये जो सोशियोलॉजी का फैसिनेशन है ना, फैसिनेशन जितना भी हम फैसिनेट कर पा रहे हैं, ये एक पर्सपेक्टिव के अंदर छिपा हुआ है। इन द फैक्ट दैट इज इट्स पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है क्या है, इट मेक्स अस सी अ न्यू लाइट। हमारा पहले कॉमन सेंस होता है, लेकिन फिर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमको नई चीजें बताता है। न्यू लाइट द वेरी वर्ल्ड इन विच वी लिव, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसके बारे में। एंटनी गिडेंस कहते हैं कि समटाइम्स सोशियोलॉजिकल नॉलेज इटसेल्फ बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमन सेंसिकल नॉलेज। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि एक समय पर ऐसा भी होता है कि सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो है, ये मान लीजिए सोशल नॉलेज है और ये कॉमन सेंस है, कई बार ऐसा भी होता है कि ये दोनों एक ही हो जाते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस एंड साइंस, साइंस क्योंकि सोशियोलॉजी इज अ साइंस, ये मूरे और रीड ने कहा है, कॉमन सेंस एंड साइंस आर टुगेदर यूज्ड विच टू एक्सपेंड मैन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आपको ट्रुथ को समझना है, व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, तो आपको कॉमन सेंस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी और आपको सोशल साइंसेस की, साइंस यानी कि कोई सोशल साइंस है या फिजिकल साइंस है, दोनों ही साइंसेस, कोई भी साइंस हो, दोनों की ही आपको हेल्प लेनी होगी। तो कॉमन सेंस और साइंस दोनों का ही यूज आप करेंगे तो मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हेगल ने बोला है कि जितनी भी फिलॉसफीज हैं धीरे धीरे डेवलप हुई हैं हमारी डे टू डे कॉन्शियसनेस से। कोई भी फिलॉसफी है हमारी ऑर्डिनरी डे टू डे कॉन्शियसनेस यानी कि कॉमन सेंस से ही डेवलप हुई हैं। डरखाइम कहते हैं, माइल डरखाइम, कि कॉमन सेंस का जो परसेप्शंस है ये दीज आर प्रीजुडाइज, ये पूर्वाग्रह है, विच कैन मार दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल वर्ल्ड। ठीक है, विच कैन मर्ज होगा यहाँ पे, विच कैन मर्ज दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल वर्ल्ड। और गॉफमैन कहते हैं कि कॉमन सेंस इज द नॉलेज दैट पीपल यूज टू मेक जजमेंट। कॉमन सेंस वो नॉलेज है जिसका इस्तेमाल करके लोग जज करते हैं पहले, एंड नेविगेट देयर लाइफ, देयर डे टू डे लाइफ, देयर वे अराउंड दी वर्ल्ड। तो ज़रूरी नहीं है हर कोई साइंटिफिक या स्टडी से या फिर सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही करे। जनरली पीपल यूज देयर कॉमन सेंस। समझे कि नहीं समझे? तो डिफरेंसेस क्या हैं सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में? अगर आपको लिखने के लिए आते हैं तो ये 4 डिफरेंसेस आप जरूर लिखिएगा। कॉमन सेंस के जो व्यूज होते हैं वो बेस होते हैं लोगों के इमीडिएट या फिर लिमिटेड एक्सपीरियंसेस पे। ठीक है, और इसीलिए ये रियलिटी का डिस्टॉर्टेड व्यू देते हैं। इसीलिए कॉमन सेंस की जो नॉलेज है वो सिंपली बेस्ड ऑन एजम्पशन है। ठीक है, तो इसको आप, और सोशियोलॉजी के साथ में जो है इसका क्या है, सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो सोशियोलॉजिकल जो आपकी नॉलेज है वो इसलिए डिफर करती है कॉमन सेंस से। दूसरा है कि कॉमन सेंस का जो व्यू है ना वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे सोशल ट्रेडिशंस को, किस तरीके के सोशल ट्रेडिशंस में, कन्वेंशंस में हम लोग रहे हैं। कॉमन सेंस का जो व्यू है वो हिस्टोरिकली और कल्चरली स्पेसिफिक होता है, हिस्ट्री स्पेसिफिक होता है, कल्चरली स्पेसिफिक होता है। जबकि जो सोशियोलॉजी है, ठीक है, वो चैलेंज करता है हमारे स्टीरियोटाइप्स को, जबकि कल्चर और हिस्ट्री दोनों ही जो है स्टीरियोटाइप बनाते हैं। ठीक है, ये बेस्ड होते हैं स्टीरियोटाइपिकल इमेजेस पे, जबकि सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो है स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करती है। कॉमन सेंस जो है उसके अंदर वैलिडिटी कम है, उसकी रिलायबिलिटी कम है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी मतलब, वैलिडिटी मतलब कि कब तक की ये नॉलेज कब तक चलेगी, रिलायबिलिटी यानी कि इस नॉलेज की सत्यता पे आप कितना जो है भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा वैलिड है। समझे कि नहीं समझे? तो ये इनके 4 अंतर हैं। इतने कोई लिखोगे ना आप तो इतने में ही आपका अच्छा खासा टाइम, मतलब अच्छा खासा वर्ड जो है वो इतने हो जाएंगे। उसके बाद कंक्लूजन ये निकल के आए, कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि सोशियोलॉजी अपने बिगिनिंग से ही, ठीक है, एक साइंस की तरह समझी गई है। अनलाइक कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन और फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन और थियोलॉजिकल कमेंट्रीज, इन सब के विपरीत सोशियोलॉजी इज बाउंड बाय साइंटिफिक कैनन्स ऑफ प्रोसीजर। सोशियोलॉजी जो है इसमें साइंटिफिक कैनन्स है। साइंटिफिक कैनन मतलब आप एक फ्रेज है, कैनन का मतलब वैसे तो तोप होता है। बहुत सारे प्रोसीजर्स, साइंटिफिक प्रोसीजर्स सोशियोलॉजी के अंदर है। कॉमन सेंस एक प्रीजुडाइस है स्ट्रिक्ट सेंस में, जबकि कॉमन सेंस के जो एक्सप्लेनेशन है, जो नॉलेज है, वो बेस होते हैं हमारे नेचुरलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन पे। और यहाँ पर एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हैं हैरोल्ड ग्रैफिनकेल, उन्होंने जो है ही मेक यूज ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज इन देयर स्टडी ऑफ पीपल्स मेथड
इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी। एंटनी गिडेंस ने भी फोकस किया है और कॉमन सेंस जो है इस तरीके से बेस बनता है सोशियोलॉजिकल हाइपोथेसिस का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। PYQs हैं, इनको जो है करिएगा। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 दिया था करने के लिए, 6 दिया था। आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं दे चुकी हूँ, 2017 में 10 नंबर का आया है। क्वेश्चन नंबर ये, इज सोशियोलॉजी या कॉमन सेंस गिव रीजन टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये करना है। आप जो भी यस बोलोगे तो उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट देने, आप नो बोलोगे तो उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट देने। ठीक है साहब, ये सवाल को करिएगा। आप लोगों ने आंसर्स भेजना बंद कर दिया है तो मुबारक हो कि आपका उसमें कुछ कोई कर नहीं सकता। ठीक है, चलो, तो अगर आपके कोई भी सवाल हों तो आप लोग जो है उसके लिए पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने आने वाले सेशंस के लिए इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। आपके जो भी कमेंट्स हैं वो सारे कमेंट्स मैं देखते हूँ, उनका रिप्लाई करते हूँ। तो कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं हम अगले सेशन में।